तो चलिए बेटे, ये क्रैश कोर्स का ये तीसरा क्लास और ये तीसरा लेक्चर है। और आज डेट कितना हो गया? पूरी डेट 23 ना। चलिए, और अभी चल रहा है कंसेप्ट, और आई थिंक आज कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज जो कंसेप्ट का दौर है, छोटे छोटे कंसेप्ट, पूरी बायोलॉजी को 12वीं का जो बायोलॉजी है उसको बढ़िया से समझने के लिए कुछ कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, और वही कंसेप्ट हम आपको दे भी रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट का आज लास्ट दिन होगा, और उसके बाद पूर्व में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर कितना है? 16 चैप्टर करना है हम लोग को बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ाया था होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, सिमिलर क्रोमोसोम्स, एक ही प्रकार के क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, इंसान के बॉडी में हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। 23 मम्मी से, 23 पापा से। पापा ने भी 23 क्रोमोसोम भेजा, मम्मी ने भी 23। सबका नाम क्या है? क्रोमोसोम का नाम कैसे होता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। मम्मी से भी आया एक पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे करके 23 तक। और पापा से भी आया 23 तक। तो पापा से आया हुआ पहला और मम्मी से आया हुआ पहला, दोनों बिल्कुल एक जैसा क्रोमोसोम होगा। और एक जैसा क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। जो एक जैसा नहीं है, जैसे मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 और पापा का क्रोमोसोम नंबर 2 जो आया है हमारे बॉडी में, वो दोनों एक जैसा नहीं होगा। मम्मी का पहला, पापा से आया हुआ तीसरा एक जैसा नहीं होगा। मम्मी से आया हुआ पहला, पापा से आया हुआ सतमा एक जैसा नहीं होगा। यानी सतमा के जैसा एक जैसा होगा, आठवां एक जैसा होगा, नौवां एक जैसा होगा, 19वां एक जैसा होगा। तो एक जैसे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? और जो एक जैसा नहीं है उसको कहते हैं नन होमोलोगस क्रोमोसोम या हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। जो एक जैसा नहीं है उसको क्या कहते हैं? नन होमोलोगस क्रोमोसोम या हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए, नन होमोलोगस क्रोमोसोम, आइए ध्यान मेरा ये हो जाता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझ गए और नन होमोलोगस भी समझ गए। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में हमने बताया था, ये भी आज आप सीख ही लीजिए तुरंत। मैंने बोला था ये क्रोमोसोम है, पहले ऐसा दिखता है, फिर बाद में ये कैसा दिखता है? ऐसा हो जाता है। बताए थे आप लोग को प्यारे। ये कितना क्रोमोसोम है? एक। ये कितना क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम है। और ये भी कितना है? ये भी एक ही क्रोमोसोम है। ये एक ही क्रोमोसोम है ये भी। बस फर्क कितना है कि इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हो गया, इसी को 2 भाग में चीर दिए। तो ये, इसको अगर हम ऐसे रंग दें और इसको ऐसे छोड़ दें तो ये और ये दोनों क्या हुआ? अगर इसका नाम अगर मान लो ए है, इसका नाम है अगर बी है, तो इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए, मैं अगला चीज दिखाने जा रहा हूं। अब देखिए, मान लो कि एक सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस है, इसमें ये क्या है? ये देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये मम्मी से आया हुआ पहला क्रोमोसोम और पापा से आया हुआ पहला। जो देखेगा आंख मूंद के कहेगा अच्छा पहला और पहला, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब हम इसको रंग देते हैं, इसको फिलहाल मिटा देते हैं, इस लाइन को, जगह ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए यहां पर इसको भी हमने रंग दिया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। गौर कीजिएगा, ये दोनों सी और डी एक ही क्रोमोसोम का 2 हाफ है। हाथ डाल लीजिए, एक ही क्रोमोसोम का 2 हाफ है। तो ये दोनों क्या हो गया? सी और डी सिस्टर क्रोमेटिड। सी और डी क्या हो गया? एक ही क्रोमोसोम को अगर आप ऐसे चीर दिया, 2 हाफ बन गया। हटा नहीं है, सटा हुआ ही है, बट 2 हाफ है। एक ही क्रोमोसोम के 2 हाफ को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, इसका भी नाम सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। अब चलो इस दोनों के बारे में बताओ क्या है। और ये हम लोग पहले जान चुके हैं कि दोनों क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस। ये क्या है? होमोलोगस। अब देखो इस दोनों के बारे में कोई कहे कि बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है,
बी और सी क्या है? बोलो देखिए, वैसे तो बी क्रोमेटिड है, सी भी क्रोमेटिड है, लेकिन दोनों बहन नहीं है, दोनों सिस्टर नहीं है। सिस्टर तो ये दोनों है, सिस्टर तो ये दोनों है, ये दोनों के बीच में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या बोलेंगे? तो ऐसे बोलेंगे ए और बी क्या है? कोई पूछेगा ए और बी क्या है, सी और डी क्या है? ए और ए का संबंध अगर हम सी से बोले तब क्या है, ए का संबंध डी से बोलेंगे तब क्या है, बी का संबंध सी से बोलेंगे तब क्या है, और बी का संबंध डी से बोलेंगे तब क्या है। आप एकदम आराम से बोल दोगे। चलिए ए और बी क्या है, जल्दी बोलो। तो ए और बी के बारे में मैं लिख रहा हूं, एकदम इत्मीनान से सुनने का है, धरफड़ नहीं करना है। ए और बी सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो यहां आपको जोड़ना पड़ेगा ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का दोनों सिस्टर, सॉरी यहां पर सिस्टर है तो ये लिखना जरूरी नहीं है, सॉरी सिस्टर है तो ये लिखना जरूरी नहीं है। आगे चलो, अगला चलते। सी और डी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। सी और डी क्या है? दोनों अपनी खास बहन है, ये दोनों अपनी खास बहन है। अब चलते ए और सी क्या है? अब देखो, ये दोनों अपनी बहन नहीं है, कैसा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अब यहां जोड़ना पड़ेगा क्या चीज? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको। अब चलिए ए और डी के बीच में क्या संबंध है? ए और डी क्या है? ये दोनों भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ए और डी क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ए और डी क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोम। अगला चलो, बी और सी क्या है? बी और सी क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बी और सी क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। चलो, बी और डी क्या है? वही बात, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ध्यान दीजिए, अब मैं अगले फोटो पे जा रहा हूं, वो देखिए। अब मैंने एक ऐसा, और उसमें हमने क्या किया, ये मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये पापा से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 2 है। अच्छा, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2। अच्छा सर, समझ में आ गया। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है या हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है। क्योंकि 2 और 2 होता तो एक जैसा होता, 1 और 1 होता तो एक जैसा होता, 7 और 7, 3 और 3, 5 और 5, लेकिन ये तो अलग अलग है। इसका मतलब हम इसको आंख मूंद के लिख सकते हैं, बेटे ये क्या है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस नहीं है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहां भी आप समझा के लिख दो, ये देखकर ही कोई कह देगा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम। सिमिलर क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब चलिए, अब इसमें भी हमने क्या किया, इसको रंग दिया, इसको रंग दिया। इसका नाम है 1, इसको नहीं रंगे, इसका नाम 2, इसको भी हम रंग दिए, इसका नाम है 3 और इसका नाम 4। अब देखिए, सबको पता है कि 1 और 2 का संबंध क्या है? 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड, 3 और 4 क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम का 2 हाफ है ना। तो उसके बाद अब कोई बोलेगा 2 और 3 क्या है, 1 और 3 क्या है? तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, 2 और 3 क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 3 क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ। 1 और 4 क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ। क्यों आ रहा सबको समझ में? तो चलिए धनाधन यहां पर लिखेंगे कि 1 and 2 आर सिस्टर क्रोमेटिड। और बार बार मैं सिखाया हूं सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। एक ही क्रोमोसोम के 2 लॉन्गिट्यूडनल हाफ को, एक ही क्रोमोसोम को चीर दिए हैं, उसके दोनों हाफ को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं।
फिर चलो 3 और 4 क्या है? 3 और 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसके बाद चलो आप अपना मन से लिखते चलो, एक और 3 के बीच में कोई संबंध पूछ रहा है तो क्या बोलोगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ, यस यस, यहां पर होमोलोगस वर्ड नहीं बल्कि ऑफ नॉन होमोलोगस या हेटेरोलोगस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आगे चलते हैं, 1 और 3। अब चलो 1 और 4 बोलो, फटाफट बोलो। आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस। चलिए अगला 2 और 3 क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्या है? उसके बाद 2 और 4 क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आया समझ में? तो चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी पर क्विक करेंगे। ये एक ही क्रोमोसोम है और इसको, इस क्रोमोसोम को हमने 2 भाग में चीरा तो ऐसा हो गया। ये भी एक ही क्रोमोसोम है, बट फर्क है कि यहाँ पर 2 क्रोमेटिड दिख रहा है, यहाँ 2 क्रोमेटिड दिख नहीं रहा है। थोड़ा तेजी करेंगे। जल्दी कीजिए, अधिक समय नहीं है। तो एक ही क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, तो ए और बी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। एक और देख देख करके कोई भी कह देगा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का के बीच में क्या क्या संबंध हमने दिखाया है, किसको सिस्टर और किसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, वो देखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ये तो आप अपने से भी बात बना के लिख सकते हैं सब कुछ। ए और बी हो गया सिस्टर, सी और डी हो गया सिस्टर क्रोमेटिड। बाकी जो भी रिलेशन बनाओगे ए और सी, ए और डी, बी और सी, बी और डी के बीच में सब क्या होगा?
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, याद रखिएगा ये वर्ड, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ द नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में चलिए फिर एक ऐसा ही, फिर बताइए एक ऐसा ही सेल बनाए, लेकिन यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि एक और दो क्या है, एक और दो क्या है, होमोलोगस नहीं बल्कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम कभी सिमिलर नहीं हो सकता, इसे नॉन होमोलोगस है। लेकिन इस क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमेटिड, इस होमोलोगस क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड, अब वहां पर मिला लीजिए, एक और दो क्या है सिस्टर, तीन और चार क्या है सिस्टर, लेकिन एक और तीन, एक और चार दो और तीन और दो और चार के बारे में कोई पूछे तो डायरेक्ट जवाब देना है दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। चलिए ये भी हो गया, क्विक लिखिए, क्विक लिखने की आदत डालिए, पूरा वर्ड मत लिखिए, एक 1 एंड 2 आर सिस्टर क्रोमेटिड, नीचे भी ऐसे डॉट डॉट मार दीजिए ऐसे करके, 1 एंड 3 आर नॉन सिस्टर, उसके बाद इसमें सब में बस डू द सेम, ये सेम सेम है तो नो नीड टू राइट, बस ऐसे कर दिए और आप समझ भी गए बातों को। तो इस प्रकार से अब आप समझे क्रोमोसोम, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सब वर्ड अब आप समझ गए हैं। डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, ये सब भी अब समझने लगे। एक सेट क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड, दो सेट क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड। जैसे हमने बोला कि अगर मनुष्य के प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, 2n, यानी चूंकि हम लोग 2n मतलब डिप्लॉइड और n मतलब हैप्लॉइड, सब जानते हो है ना, तो 2n माने 46 है तो इसीलिए n बराबर क्या होगा, 23, यानी हैप्लॉइड का मान कितना होता है, यानी एक सेट का मान कितना हुआ, 23, मनुष्य में एक सेट का मान 23 और हर सेल में n और n है, 2n है, यानी 23 और 23 46 है, एक n आया है मम्मा से, एक n पापा से, है ना, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला अगला जो मंत्र है या अगला जो कंसेप्ट है आपके पूरी बायोलॉजी को समझने के लिए, अगला है, लिखिएगा, स्पोर्स आर यूजुअली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बोला कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। स्पोर्स के बारे में मैं बोलता हूँ, ये भी लगभग क्या होते हैं, सभी स्पोर्स क्या होते हैं, लगभग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। और हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, एन, एन का मतलब क्या हुआ, एक सेट क्रोमोसोम। स्पोर्स आर यूजुअली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। स्पोर्स है क्या, अब आपके मन में आया सर ये स्पोर आपको दो चैप्टर में मिलेगा, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर। स्पोर की चर्चा मैं पहला चैप्टर में भी करूंगा और दूसरा चैप्टर में। तो स्पोर जब मैं बोलूंगा तो वो समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए बेहतर है स्पोर अभी समझ लो। स्पोर होता क्या बायोलॉजी में, तो स्पोर्स आर जनरली जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, एक सेल वाले होते हैं। उसके बाद वो उसका रूप कैसा होता है दिखने में, स्फेरिकल। वैसे होने के लिए बहुत अलग अलग शेप का भी हो सकता है लेकिन जनरली स्फेरिकल होते हैं।
यूनिसेलुलर होते हैं एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। वो तो मैं वहां लिख भी दिया हूं। तो स्पोर्स आर जनरली यूनिसेलुलर स्फेरिकल एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसके पास एक सेट क्रोमोसोम होते हैं। स्पोर्स के पास जनरली वॉल होते हैं, चारों तरफ से दीवार होते हैं जो उसको मजबूती देता है। तो अगर कभी भी मैं स्पोर बोलूं बायोलॉजी में तो घबराने का नहीं। अच्छा स्पोर, अच्छा एक सेल वाला होगा जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं पड़ेगा। इसमें कितने सेट क्रोमोसोम? एक सेट को, यानी एक प्रकार का ये भी सेल ही है। ठीक है, स्पोर। चलिए अगला चलते हैं, स्पोर का टाइप। या एक उससे पे लिख लो, स्पोर जिस स्ट्रक्चर में, जिस बैग में स्पोर रहता है, जिस बैग में स्पोर रहता है उस बैग को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। ये याद कर लो, यहां रख लो, बहुत काम का चीज है। खास करके सेकंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में उसकी बहुत आवश्यकता है। हर वक्त स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम वर्ड बोलते रहेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। यार ये स्पोरेंजियम क्या है? तो तुम तो बीच में क्वेश्चन कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में कितनी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, है ना? वहां तो बस क्वेश्चन मिला, ये 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन, और रेस्ट 10 से 12 क्वेश्चन शॉर्ट तैयार किए और निकल गए अगले चैप्टर में, है ना? इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये सब कंसेप्ट हम क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको उस वक्त बहुत तरह का कुछ फील ना हो और तेजी से हम पढ़ सकें। तो प्यारे स्पोरेंजियम क्या है? तो लिखिए स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब होता है स्पोर का बैग, स्पोर का चैम्बर। इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर, it is the bag like structure which contains spores। ये एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर होते हैं। अच्छा सर समझ गए, इसको लेमैन की भाषा में अगर बोलेंगे तो स्पोर के घर को, स्पोर के चैम्बर को स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोर का चैम्बर, इसको अगर मैं ऐसे बात करूं तो स्पोर का चैम्बर है, स्पोर का घर है, स्पोर का घर। चलिए अब चलते हैं स्पोर का टाइप्स। टाइप्स फटाफट चलते हैं बेटे। टाइप्स ऑफ स्पोर में 3 बार पढ़ाऊंगा अभी। टाइप्स ऑफ स्पोर अभी मैं 3 बार लिखाऊंगा। Types of spore on the basis of, types of spores, types of spores on the basis of, on the basis of size। साइज के आधार पर, साइज के आधार पर स्पोर का टाइप। तो मैं बोलूंगा बेटे ये 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो स्पोर और एक मेगा स्पोर, और एक मेगा स्पोर में। और ये हम लोग जो पढ़ेंगे प्लांट की दुनिया में, तो ये माइक्रोस्पोर के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि यही माइक्रोस्पोर जो है बाद में चल के क्या बनाएगा, यही बाद में चल के लिखो माइक्रोस्पोर मेल स्ट्रक्चर को, हाँ, इट डेवलप्स इनटू, it develops into male gametophyte, male gametophyte and forms male gamete, and forms male gamete। भाई थोड़ा सोचने वाली बात है, थोड़ा याद कर लो। माइक्रो मने छोटा, मेगा मने बड़ा। मेगा मने थोड़ा बड़ा होगा भैया, माइक्रो मने छोटा, ये बहुत छोटा होगा। माइक्रो मने बहुत छोटा। जो छोटा वाला स्पोर है वो जनरली मेल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, यानी वो बाद में चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एक ऐसा चीज बन जाएगा माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट बनाने का काम करता है।
यानी मेल गैमिटोफाइट का मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, मेल गैमिट बनाने वाला। गैमिटोफाइट का मतलब क्या होता, मेल गैमिट बनाने वाला। तो इसका मतलब है कि ये क्या बनाएगा, मेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स। और ये क्या है, इधर चलिए, इट डेवलप्स, मेगा स्पोर किसमें डेवलप कर जाता है, इट डेवलप्स इनटू फीमेल गैमिटोफाइट, इट डेवलप्स इनटू फीमेल गैमिटोफाइट, दैट इज फीमेल गैमिटोफाइट का मतलब क्या हुआ, इट फॉर्म्स फीमेल गैमिट। ये फीमेल गैमिट यानी जिसे आप कहते हैं ओभम या एग, ओभम या एग, ये यही बनाएगा। और ये क्या बनाएगा, मेल गैमिट जिसे आप स्पर्म कहते हैं। तो मेल के केस में स्पर्म नहीं बोलते हैं, बस मेल गैमिट कह दो। और भी आगे बहुत नाम है, एंथ्रोजोइट वगैरह। तो आप देखा कि साइज के आधार पर स्पोर दो प्रकार के होते हैं सर, माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर। माइक्रो स्पोर मेल गैमिटोफाइट बनाएगा, मतलब बाद में चल के वही मेल गैमिट बनाएगा। और मेगा स्पोर जब बड़ा होगा ना, जब डेवलप करेगा तो बना देगा फीमेल गैमिटोफाइट, और फीमेल गैमिटोफाइट से क्या बनेगा, फीमेल गैमिट। सर एकदम समझ में आ रहा है सर। अब हम लोग स्पोर का नाम सुनेंगे तो घबराएंगे नहीं, माइक्रो स्पोर का नाम सुनेंगे तो नहीं घबराएंगे, मेगा स्पोर का नाम सुनेंगे तो नहीं घबराएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहे हैं, एक चीज आप भूल जाइएगा, दोनों में से कौन मेल गैमिट बनाएगा और कौन बाद में फीमेल गैमिट बनाएगा, ये भूल जाएगा। हो सकता है गलती से तुम उसमें बोल दोगे मेल वाला में मेगा और फीमेल वाला माइक्रो, ऐसा भी तो गलती हो सकता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, फिर आप लिखते रहिएगा। मेगा के स्पेलिंग में जी है, मेगा के स्पेलिंग में जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल, तो गर्ल हो गया, इसका मतलब फीमेल वाली बात हो रही है। एकदम इस बात को एकदम याद कर लो, यहाँ रख लो, लोग भूलते हैं, तुम भी भूलोगे। इस निमोनिक को, इस ट्रिक को याद नहीं करोगे, जी फॉर गर्ल भूल जाओगे। इतना दिमाग में बिठा लो कि तुमको याद ही हो जाएगा। अच्छा मेगा स्पोर्ट, जी गर्ल, अच्छा ये फीमेल गैमिट बनाएगा, यानी फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगा। पहले क्या बनाएगा, फीमेल गैमिटोफाइट, फिर फीमेल गैमिटोफाइट से क्या बनेगा, फीमेल गैमिट। इसमें क्या, अगर वो याद हो गया तो माइक्रोस्पोर छोटा वाला वो क्या बनाएगा, मेल गैमिटोफाइट, और बाद में यही मेल गैमिटोफाइट क्या बनाएगा, मेल गैमिट। तो ये चुटकी बजा के याद कर लो ताकि जिंदगी में याद आ जाएगा। चलो लिख, फटाफट लिखो, लिखा गया, जल्दी जो जो लिखे वो लिख लीजिए, कुछ आज बचे हुए हैं, फटाफट। चलिए तो अब चलते हैं, लिखेंगे फिर से वही लिखिए, आगे चलिए पेज पलटिए, लिखिए टाइप्स ऑफ स्पोर ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए टाइप्स ऑफ स्पोर, टाइप्स ऑफ स्पोर, टाइप्स ऑफ स्पोर्स on the basis of, on the basis of presence or absence of, presence or absence of स्पोरेंजियम। क्या ये स्पोरेंजियम के अंदर बना कि बाहर बना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का नाम भूल गया कि याद है सब को, स्पोर का थैला, स्पोर का चैम्बर, स्पोर जिस घर में होता है उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। तो स्पोरेंजियम है कि नहीं, अगर है, स्पोर के अंदर बन रहा है, तो ऐसे सारे स्पोर को एंडोस्पोर्स कहते हैं। और स्पोर अगर थैला में नहीं बन रहा है, बाहर बाहर ही बन गया, तो इसको कहते हैं एक्सोस्पोर्स, इसको कहते हैं एक्सोस्पोर्स। एंडोस्पोर जो थैला के अंदर बनता है, एक्सोस्पोर मैं इसके बारे में लिख देता हूं, ऐसे लिखना बेटे, सच स्पोर्स, such spores are formed
विद इन मेगा स्पोरेंजियम, ये मेगा स्पोरेंजियम के अंदर में बनता है। ये मेगा स्पोरेंजियम, सॉरी सिर्फ स्पोरेंजियम वर्ड लिखो, सॉरी। ये विदिन यानी जो स्पोरेंजियम के अंदर में बने, थैला के अंदर में बने यानी छुपा हुआ रहे, तो उसको एंडोस्पोर, लग से एंडो, एंडो यानी अंदर, अंदर, एक्जो यानी बाहर। सच स्पोर्स आर, ये नेकेड होता है। नेकेड मतलब क्या? नंगा, इसके चारों तरफ कोई बैग नहीं है। सच स्पोर्स आर नेकेड, दैट इज दे आर, दैट इज हेयर एस्पोरेंजियम। यहां पर एस्पोरेंजियम क्या होता है? एस्पोरेंजियम इज एब्सेंट, फैला नहीं होता है। अगर आप एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे तो लिखिए कोनिडिया। और ये कहां पाया जाता है? पेनिसिलियम फंगस में पाया जाता है। पेनिसिलियम नाम के फंगस में पाया जाता है कोनिडिया। और कोनिडिया कैसा होता है? एकदम नंगा टाइप का होता है। नंगा मतलब क्या भाई साहब? वो अगर हम कहें तो देखिए यही है कोनिडिया। देखो ये सब कोनिडिया में कोई चैम्बर नहीं है, ये सब है कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? स्पोर का नाम है, याद कर लो, क्वेश्चन पूछता है 12वीं में। कोनिडिया नाम का स्पोर किस फंगस में मिलता है? वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव, वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव, वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव 12th बोर्ड। कोनिडिया नाम का स्पोर कहां मिलता है? तो पेनिसिलियम फंगस में। कैसा है? तो एक्जोस्पोर। क्या ये बैग में बनता है? नहीं सर, ये तो नंगा होता है, इसके चारों तरफ कोई थैला नहीं, कोई कमरा नहीं, कोई चैम्बर नहीं। और इसमें तो सर बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट एक एग्जाम्पल लिखो, जू स्पोर्स, जू स्पोर्स। Types of spores on the basis of presence or absence of sporangium: endospores, exospores. Such spores are formed within sporangium और such spores are naked. Naked का मतलब क्या होता है? नंगा। naked का मतलब नंगा, इसके चारों तरफ naked। यानी अगर मैं इसका फोटो बना के दिखाऊं कि सर इसका फोटो प्लीज बना के दिखाइए ना, तो देख लीजिए ना, ये सब हाइफी हुआ और ये बैग हुआ। इसका नाम है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और देखो इसके अंदर कैसा है? जू स्पोर। सर जू स्पोर कैसा है? अरे भैया इस पर फ्लैजिला होते हैं। ये सारा क्या है? जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स। इस थैले के अंदर बना, यहां पर कोई थैला नहीं है। कोनिडिया एकदम बाहर बाहर दिख रहा है, एक्जोस्पोर। लिखा गया। अब चलिए फिर चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर।
अभी आप 2 बार लिख चुके हैं, मैं समझता हूं एक बार और लिखिए। टाइप्स ऑफ स्पोर, कैसे मूवमेंट है कि नहीं, मोटिलिटी है कि नहीं, चल पाता है कि नहीं। अगर स्पोर चल पाता है तो नाम मोटाइल स्पोर, और अगर स्पोर नहीं चल पाता है, जब हवा चलेगी तो हवा के झोंकों में ही जाएगा। हवा नहीं चली तो स्पोर जहां बैठा वहीं बैठा ही रह जाएगा। ऐसे मान चलो अभी आपके सामने जो इस स्पोर का नाम जरा पढ़िए, जू स्पोर। जहां जू लग जाए, जू माने एनिमल, एनिमल चलता है, तो जू स्पोर का मतलब ऐसा स्पोर जो चले, एक जगह से दूसरी जगह चले, मोटाइल हो। क्योंकि इसके पास मैं देख भी पा रहा हूं कि 2 ऐसे धागा है। इस धागा का नाम क्या समझते हैं आप लोग? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? जो आप एलिमेंट, इस फ्लैजिला जब हिलता है, इसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन ये अपने से नहीं चलता है, हवा चलेगी, जोरों की हवा का झोंका आएगा और सब इखर बिखर जाएगा, कोई जहां तहां गिरेगा। और प्यारे, पता है ये स्पोर जब किसी जगह पर गिरता है जहां नमी हो, जहां पर सुटेबल इन्वायरमेंट हो, जब जिससे मान लो ये बैग फटा, जहां तहां मूव किया, जहां तहां गिरा, जहां जहां सुटेबल मीडिया होगा, सुटेबल मीडियम होगा या सुटेबल कंडीशन आएगा, थोड़ा मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन हो वगैरह जो भी हो, बस ये तुरंत ये जितना भी स्पोर्स है जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके जिसका स्पोर है वही जीव बन जाता है। मान लो फंगस का स्पोर है तो उस स्पोर के जर्मिनेशन से फंगस बनेगा। जैसे आप चना को, मक्का को, गेहूं को, धान को, 4 तरह का सीड आपके हाथ में ऐसे फेंक दो, आपके हाथ में 4 तरह का बीज है, धान, गेहूं, मक्का और चना। जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरी बात सुना कीजिए। आपके हाथ में 4 प्रकार का सीड है, धान, गेहूं, मक्का और चना। आपने ऐसे करके फेंक दिया, जहां आपने फेंका वहां सुटेबल मीडियम था, वहां मॉइस्चर भी था, हवाएं थी, सारा धूप सब पड़ रहा था, ऑक्सीजन भी था। क्या हुआ? देखिए कुछ दिन के बाद आए तो देखिए चना से चना का पौधा बन गया, गेहूं से गेहूं का पौधा बन गया, धान से धान का पौधा, और मक्के से मक्के का पौधा जर्मिनेट कर गया। माय गॉड! तो क्या हुआ? आखिर सब तो सीड ही था, लेकिन सीड से क्या बन गया? जो जिसका सीड था उसी का प्लांट बन गया। कैसे? जर्मिनेट होकर के। लाइक दैट, याद रखिएगा, जब कोई स्पोर उड़ता है और सुटेबल मीडियम में गिरता है तो अब वो स्पोर क्या करेगा? स्पोर जर्मिनेट करता है और डेवलप करके क्या बनाता है? जिसका स्पोर है वही। अगर मान लो एल्गी का स्पोर है तो एल्गी बनाएगा, फंगस का स्पोर है तो फंगस बनाएगा। आ रहा समझ में? ये है स्पोर। अब चलते एक बार और हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर ऑन द बेसिस ऑफ types of spore on the basis of types of spore on the basis of types of spores on the basis of motility, यानी उसमें चलने का पावर है कि नहीं, चलने आता है कि नहीं। और इस आधार पर हम कहते हैं कि सर 2 प्रकार के स्पोर्स होते हैं। एक होता है मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर्स, और एक होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल। आपको एक नाम हम देते हैं कि सच जो स्पोर नहीं चल पाता है, ऐसे स्पोर के लिए एक वर्ड है, सच स्पोर्स आर कॉल्ड, सच स्पोर्स आर कॉल्ड प्लेनोस्पोर्स। प्लेनोस्पोर्स, such spores are called planospores. लिख लिया? इसका एग्जाम्पल दे दो, बस वही जू स्पोर्ट्स। बस यहां से हम आपको वर्ड दे रहे थे कि जो चलता है वो मोटाइल, जो नहीं चलता है नन मोटाइल। नन मोटाइल को प्लेनो स्पोर्ट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दीजिएगा? कोनिडिया, अभी अभी आपने देखा कोनिडिया,
और कोनिडिया कहां पाया जाता है? आपको लिखाए थे पेनिसिलियम नाम के फंगस में, पेनिसिलियम फंगस में, और जू स्पोर्स। तो इस प्रकार से आपने टाइप्स ऑफ स्पोर देखा। अब यहां चलते हैं स्पोरेंजियम का टाइप। स्पोरेंजियम का मेन टाइप तो कहा जाए दो ही प्रकार का होता है, नाम बदलते रहता है। जैसे अगर माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोर है तो मेगा स्पोरेंजियम, जू स्पोर है तो जू स्पोरेंजियम, ऐसे करके नाम पड़ता है। मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। स्पोर का बैग, स्पोर का थैला, स्पोर का थैला, स्पोर का चैम्बर, इसी को स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर वही फीमेल वाला, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी माइक्रोस्पोर यानी मेल वाला। जब हम आपको फूल पढ़ाएंगे, फूल सेकेंड चैप्टर में फ्लावर, तो सबकी चर्चा होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। चलिए अगला पेज में बढ़े, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा सेल डिवीजन से थोड़ी और डिटेल बातें, थोड़ी सी सेल डिवीजन की और डिटेल बातें। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। और ये सेल डिवीजन जो है, ये सेल डिवीजन जो है आप लोग को पता है कि कितने प्रकार के हैं। मोटा मोटी तो दो है, लेकिन अगर रियल में कहा जाए तो तीन है, माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो सबको याद भी होता चला जा रहा है, बेहतरीन बेहतरीन, माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस। इस दोनों में सिर्फ समय का अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? अब कोई भी सेल डिवीजन हो, कोई भी सेल डिवीजन हो, तो प्यारे सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में मुख्यतः दो बातें होती है। एक होता है इंटरफेज, समझना ही होगा, भाग नहीं सकते। और दूसरा होता है एमफेज। एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो 11th का भी है और 12th का भी है। आपके 12th के कहीं भी 16 चैप्टर में कहीं भी नहीं लिखा है। 16 चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो यहाँ ये वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है, सेल मतलब ये चैप्टर नहीं लिखा हुआ। ये चैप्टर कहाँ है? 11th में है। और उस 11th का चैप्टर, ये चैप्टर ऐसा है जो 12th में भी पढ़ना है आपको। तो लोग मान के चलता है कि 11th में पढ़ लिया तो 12th में क्या पढ़ाएगा। थोड़ी बहुत जानकारी उसका जो है ब्रीफ आइडिया देना जरूरी होता है, क्योंकि यही तो सब कुछ है, यही जान और प्राण है सेल डिवीजन 1 से लेकर के 6वां चैप्टर तक का, कम से कम 5वां चैप्टर तक का, 1 से लेकर 5वां चैप्टर तक का जान और प्राण कोई है तो वो सेल डिवीजन। तो जानकारी तो होनी ही चाहिए। 3 प्रकार के होते हैं और ये लगभग सेम है। देखिए कोई भी सेल डिवीजन हो उसमें 2 फेज होता है। जब कोई सेल विचार करता है, जब कोई सेल विचार करता है कि आपन को टूटना है, आपन को डिवाइड होना है, तो इतनी बात पक्की हो गई, जैसे माइंड में आया है कि डिवाइड करना है, ऊपर से आदेश आ गया ऐसे अब तुम टूटोगे, बस वो तैयारी शुरू कर देता है। टूटने के लिए भी तैयारी करना पड़ता है। टूटने, अगर कोई मकान को तोड़ोगे, मान लो मकान को तोड़ने जा रहे हो, तो क्या क्या चाहिए? हथौड़ी चाहिए, छेनी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, मजदूर चाहिए। क्या तैयारी नहीं करना पड़ेगा? सिर्फ क्या समझते हो मकान बनाने में ही तैयारी करना पड़ता है? मकान तोड़ने के लिए भी तैयारी करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेल को तोड़ने के लिए सेल क्या क्या तैयारी करता है? तो पहला नाम है इंटरफेज, और इंटरफेज का दूसरा नाम क्या है? यही तैयारी वाला फेज है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन फेज। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन फेज, तैयारी करता है सेल। और एम फेज, माइटोटिक फेज या एम फेज भी बोलते हैं। प्यारे इस इंटरफेज में, इस इंटरफेज में क्या क्या आया? इंटरफेज में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स
इंटरफेज में क्या आया पता है? G1 फेज, G1 फेज, S फेज याद कर लो, और G2 फेज। एस फेज का फुल फॉर्म मैं बोल देता हूं कि कहीं ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है। सेल डिवीजन में से ऑब्जेक्टिव 12वीं में कभी भी और कहीं से आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, आता है। अगर किसी ने पूछ दिया कि एस फेज का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंथेटिक फेज, और यही लाइन हम कब बोलेंगे पता है? छठा चैप्टर में जब मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, छठा चैप्टर में डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन, तो मैं बोलूंगा बेटे डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? तो जब कोई सेल डिवाइड करता है। तो सेल डिवीजन में कब होता है? इंटरफेज की एम फेज में, तो आंसर इंटरफेज में। फिर पूछेगा इंटरफेज में कब होता है, G1 में होगा कि एस में होगा कि G2 में होगा, तो आंसर होगा एस फेज। एस फेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंथेटिक फेज होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, तो प्यारे सिंथेटिक फेज G1 G1। और अब चलते हैं एम फेज में। एम फेज में दो बातें होती है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब आप लोग बुझते हैं भाई साहब, ये बुझना पड़ेगा। अभी जो आपका पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे 12वीं का, उसमें ये दोनों वर्ड बोलेंगे, वहां तो शॉर्ट में बोल के निकल जाएंगे, इसीलिए अभी ये सीख लो। कैरियो मने न्यूक्लियस, भाई साहब ये सेल है, मोटा मोटी अगर आप इसे सेल कहते हो तो सेल के कितने पार्ट अगर मोटा मोटी कहा जाती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, सेल का गार्जियन, इसको कहते हैं सेल की बाउंड्री। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं हिंदी में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये भी बगल में जानकारी लिख लीजिएगा। और ये जो लिक्विड भरा है, बोलो बोलो, इस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और इसका तो नाम हमने बता ही दिया, न्यूक्लियस। हर चीज की आवश्यकता हर घड़ी पड़ती है। मैं पूछूंगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, ट्रांसलेशन कहां होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, इस सारा वर्ड पूछूंगा। यही सब न बोलते हैं हम आपकी। ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? तो न्यूक्लियस में। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? तो न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहां होता है? तो साइटोप्लाज्म में। ये हुआ यूकैरियोटिक की बात। अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, तो प्रोकैरियोटिक में सारा जवाब क्या दोगे? डीएनए से डीएनए कहां बनता है? तो साइटोप्लाज्म। डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? तो साइटोप्लाज्म। आरएनए से प्रोटीन बनना यानी ट्रांसलेशन कहां होता है? तो साइटोप्लाज्म। सबका आंसर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास अच्छा वाला न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसीलिए प्यारे ये भी जानना जरूरी है कि आप 11th में कितना सेल पढ़े हैं, सेल पढ़े कि नहीं पढ़े, कोशिका पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, पढ़े छोड़ो बात, लेकिन इतनी बात तो कंसेप्ट होनी चाहिए कि सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे। बायोलॉजी का तो आधार वही है। तो सेल है तो टिश्यू है, टिश्यू है तो ऑर्गन है, ऑर्गन है तो ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम है तुम्हारा पूरा बॉडी है। सेल तो जानना ही होगा। सेल के बारे में अगर एबीसीडी नहीं आ रहा तो बेकार है पढ़ाई करना। तो सेल है, सेल की ये बाउंड्री है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा, बहुत इस सब लिक्विड को साइटोप्लाज्म, और इसको न्यूक्लियस। और आपको पता है ना कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल का ऑर्गन तैरते रहता है। सेल का ऑर्गन जैसे सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सुने सब नाम, सब घूमते रहता है। तो वही प्यारे फिर आगे काम आता है 5वां चैप्टर में और 6ठा चैप्टर में। क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का फिर काम आएगा। हर चीज काम आता है। तो जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। प्लांट के सेल के अंदर पाए जाने वाला एक क्या है? सेल ऑर्गेनेल, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट में भी होता है, हम लोग में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बनता है सब। तो मेरे प्यारे बच्चों वही सेल है। तो सेल में कितने पार्ट? एक साइटोप्लाज्म और एक क्या बोले? न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस दो भाग में टूट जाए, अभी आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है और इसको दो भाग में तोड़ दो,
एक इधर एक इधर, इसी घटना को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का विभाजन, न्यूक्लियस का टूटना, यानी इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इसको कहते हैं साइटो मने साइटोप्लाज्म। काइनेसिस यानी डिवीजन, इसमें हुआ हम लोग का क्या? डिवीजन। देखो लिखो, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। अब देखिए थोड़ी बहुत बात मैं आपको यहां लिए चलता हूं कि कैरियोकाइनेसिस दो प्रकार के होते हैं। कैरियोकाइनेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैरियोकाइनेसिस और इनडायरेक्ट कैरियोकाइनेसिस। महा जरूरी जरूरी बात पढ़ा रहे हैं, महा जरूरी, सारा चैप्टर बिंदास आगे बढ़े, क्योंकि सेल डिवीजन एक इतना बदमाश है, इसके जाने बिना पांचवा दूसरा कुछ भी पॉसिबल है, तीसरा कोई चैप्टर मजा ही नहीं आएगा समझ में। कल का जो क्लास होगा, कल के क्लास में शुरुआती का 5 से 7 मिनट चलेगा मियोसिस वाला बात, और 5 से 7 मिनट के बाद हम लोग कल शुरू कर देंगे कौन? पहला चैप्टर की बातें शुरू हो जाएगी, ठीक है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ और बोलना था जो नहीं कर पाए, समय भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हम लेट से शुरू भी करते हैं तो लेट तक जाते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो लोग बात करेंगे वो बात करेंगे।